वेलकम टू आरएस लॉ क्लासेस। हम पढ़ रहे हैं परिसीमा अधिनियम 1963 और हमने पिछले वीडियो में धारा 15 तक पूरा कर लिया है। अब हम धारा 16 पढ़ेंगे। धारा 16 वाद लाने का अधिकार प्रोद्भूत होने पर या होने के पूर्व मृत्यु हो जाने का प्रभाव। जहाँ की कोई व्यक्ति जिसे यदि वह जीवित रहता तो वाद संस्थित करने या आवेदन करने का अधिकार होता, उस अधिकार के प्रोद्भूत होने के पहले मर जाए, या जहाँ की वाद संस्थित करने या आवेदन करने का अधिकार किसी व्यक्ति की मृत्यु पर ही प्रोद्भूत होता हो, वहाँ परिसीमा काल की संगणना उस समय से की जाएगी जब मृतक का ऐसा विधिक प्रतिनिधि हो जाए जो ऐसा वाद संस्थित करने या आवेदन आवेदित करने के लिए समर्थ हो। तो जब ऐसी कंडीशन आ जाती है कि कोई वाद प्रोद्भूत होने वाला है, वाद लाने का अधिकार प्रोद्भूत होने वाला है किसी का, और वो व्यक्ति उस समय मर जाता है, अधिकार उत्पन्न होने से पहले मर जाता है या फिर अधिकार उत्पन्न होता ही है उस वक्त मर जाता है, तब क्या होगा, उसका परिसीमा काल कब संगणित किया जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में इस धारा में बताया गया है कि जब वाद लाने के अधिकार से पहले उसकी मृत्यु हो जाए, या फिर जिस वक्त वाद लाने का अधिकार उत्पन्न होता है और उसी वक्त उसकी मृत्यु हो जाती है, तब परिसीमा काल की संगणना उस समय की जाएगी जब मृतक का ऐसा विधिक प्रतिनिधि हो जाए जो ऐसा वाद संस्थित कर सके या आवेदन आवेदित कर सके। अगर उसका विधिक प्रतिनिधि है तो उसके लिए वो समय सीमा चालू हो जाएगी, जो यदि वो व्यक्ति जीवित होता तो उसके लिए होती। अगर कोई विधिक प्रतिनिधि नहीं है और उसके पश्चात वाद किसी अन्य व्यक्ति को उसी के जो विधिक प्रतिनिधि बनता है उस व्यक्ति के पक्ष में या उस व्यक्ति के लिए ऐसा वाद संस्थित कर सकता है या आवेदन कर सकता है। उपधारा 2 जहाँ की कोई व्यक्ति जिसके विरुद्ध यदि वह जीवित रहता तो वाद संस्थित करने या आवेदन करने का अधिकार प्रोद्भूत होता, उस अधिकार को प्रोद्भूत होने के पहले ही मर जाए, या जहाँ किसी व्यक्ति के विरुद्ध वाद संस्थित करने या आवेदन करने का अधिकार उसकी मृत्यु पर ही प्रोद्भूत होता है, वहाँ परिसीमा काल की संगणना उस समय से की जाएगी जब मृतक का ऐसा विधिक प्रतिनिधि हो जाए जिसके विरुद्ध वादी ऐसा वाद संस्थित कर सके या आवेदन कर सके। यहाँ पर धारा जो उपधारा 1 हमने पढ़ी और उपधारा 2 दोनों समान है, अंतर सिर्फ एक है। पहला जो है वो वादी के लिए है और दूसरा है वो प्रतिवादी के लिए है। आवेदक के लिए है और दूसरा प्रत्यर्थी के लिए है। तो यहाँ पर वापस देखिए इस लाइन को, जहाँ की कोई व्यक्ति जिसके विरुद्ध कोई वाद लाया जा रहा है या कोई आवेदन किया जा रहा है या ऐसा करने का अधिकार उत्पन्न होता है। जब ऐसा अधिकार उत्पन्न होता है उससे पहले ही प्रतिवादी या प्रत्यर्थी मर जाता है, या फिर जब ऐसा अधिकार उत्पन्न होता है और उसी समय उसकी मृत्यु हो जाती है, तब परिसीमा काल की संगणना तब की जाएगी जब ऐसे व्यक्ति का विधिक प्रतिनिधि आ जाता है। तो विधिक प्रतिनिधि को उतना समय मिलता है जितना उस व्यक्ति की मृत्यु अगर नहीं हुई होती तो उसे मिलता जितना समय उसको आवेदन या वाद करने का मिल जाता है। तो पहले और दूसरे में एक ही अंतर है, पहला वादी के लिए है और दूसरा प्रतिवादी के लिए है। पहले में अधिकार है, दूसरे में दायित्व है, यानी जिसके विरुद्ध। उपधारा 3 उपधारा 1 और उपधारा 2 की कोई भी बात शुफा अधिकारों को प्रवर्तित कराने के वादों को अथवा किसी स्थावर संपत्ति के या आनुवंशिक पद के कब्जे के वाद को लागू नहीं होती है। तो यहाँ पे जो धारा 16 है उसका अपवाद बताया गया है उपधारा 3 में। जो उपधारा 1 और 2 इनमें बताया गया है कि वादी अगर मर जाए तो क्या होगा, प्रतिवादी अगर मर जाए तो क्या होगा। तो इस कंडीशन में अगर विधिक प्रतिनिधि वाद लेके आ सकता है, लेकिन ये उपधारा 1 और उपधारा 2 की बात सुफा के अधिकारों पे लागू नहीं होती है, ना ही स्थावर संपत्ति के और आनुवंशिक पद के कब्जे के लिए कोई वाद को लागू होती है। अन्य कोई भी वाद हो, आवेदन हो, उन पर लागू होती है, लेकिन 3 चीजों पर लागू नहीं होती है: शुफा के अधिकार, स्थावर संपत्ति का कब्जा और आनुवंशिक पद का कब्जा। धारा 17 कपट या भूल का प्रभाव। जहाँ की किसी ऐसे वाद या आवेदन के
मामले में जिसके लिए इस अधिनियम के द्वारा कोई परिसीमा काल विहित है, वह वाद या आवेदन प्रतिवादी या प्रत्यर्थी या उसके अभिकर्ता के कपट पर आधारित है। तो सबसे पहली बात है, कपट पर आधारित है। वाद या आवेदन, कोई भी वाद ऐसा है या आवेदन ऐसा है, उस पर किसी प्रतिवादी ने या प्रत्यर्थी ने कोई कपट किया है, तो उस पर आधारित कोई वाद है। या दूसरा, उस अधिकार या हक का ज्ञान जिस पर वाद या आवेदन आधारित है, किसी यथापूर्वोक्त व्यक्ति के कपट द्वारा छिपाया गया है। यथापूर्वोक्त का अर्थ हुआ ऊपर जो लिखा गया है, यानी प्रत्यर्थी या प्रतिवादी के द्वारा उस व्यक्ति का अधिकार और कोई हक है, उसका ज्ञान उसको था और उसने जानबूझकर उसको छुपाया, कपट पूर्वक उसे छुपाया है, इस तरह का कोई वाद है या आवेदन है। तीसरा है, वह वाद या आवेदन किसी भूल के परिणाम से मुक्ति के लिए है। और चौथा है, वादी या आवेदक के अधिकार को स्थापित करने के लिए आवश्यक कोई दस्तावेज उससे कपट पूर्वक छुपाई गई है। तो यहाँ पर तीन बातें मुख्य तौर पर आई है, कपट, भूल और दस्तावेज को छिपाना। तो कपट के लिए 2 पॉइंट है, जिसमें प्रतिवादी या प्रत्यर्थी स्वयं कोई कपट करते हैं या किसी ज्ञान होते हुए उस बात को छिपाते हैं। दूसरा भूल है, और तीसरे में भूल है, और चौथे में दस्तावेज को छिपाना है। इस तरह से जो क्लॉज 1 है इसमें बताया गया है कि जो कपट और भूल में किस किस प्रकार के मैटर है। तो कपट पर आधारित कोई वाद है, कोई कपट द्वारा हक या ज्ञान छिपाया गया है, और कोई वाद या आवेदन कोई भूल से किया गया है, या फिर कोई दस्तावेज को कपट पूर्वक छुपाया गया है। इस तरह के मैटर जब होते हैं, तब परिसीमा का चलना कब प्रारंभ होता है, इसमें आगे पढ़ेंगे हम। वहां परिसीमा का चलना तब के बिना आरंभ न होगा जब वादी या आवेदक को उस कपट या भूल का पता न चल जाए। यह सम्यक तत्परता से पता चल सकता था अथवा छिपाई गई दस्तावेज की दशा में तब तक के बिना आरंभ नहीं होगा जबकि छिपाई गई दस्तावेज के पेश करने या उसका पेश किया जाना विवश करने के साधन वादी या आवेदक के सर्वप्रथम प्राप्त न हुए हो। तो परिसीमा काल, उसके लिए परिसीमा काल का जो प्रारंभ होगा वो कब होगा, जब उस व्यक्ति को कपट या भूल का पता चल जाए, तब ही उसे जो परिसीमा काल है वो प्रारंभ होगा, उससे पहले नहीं होगा। या फिर वो वादी या आवेदक स्वयं सम्यक तत्परता बरतते हुए उस कपट या भूल का पता लगा लेते हैं, तब ऐसी परिसीमा काल का चलना प्रारंभ हो जाएगा। मान लो कोई व्यक्ति ने प्रतिवादी ने वादी के साथ कपट किया और कपट पूर्वक कोई दस्तावेज पर सिग्नेचर करवा लिए। उसे नहीं पता है कि ये ऐसा किया, उसने सद्भाव पूर्वक किया कि हाँ, ये जो प्रॉपर्टी है ये मेरे नाम की जा रही है। लेकिन बहुत समय निकलने के बाद में जब ऐसी बात सामने आई कि उस प्रॉपर्टी पे जो कागजात पे साइन किए थे, उससे तो मेरी प्रॉपर्टी किसी और के नाम चली गई, तो एक तरह से वो कपट हुआ और उस कपट का पता उसे 1 साल बाद में लगता है। तो जब उसे कपट का ज्ञान होता है, उस समय उस परिसीमा काल का चलना प्रारंभ होता है, चाहे उसने वो कार्य कितने ही समय पहले किया हो। तो ये कपट और भूल दोनों बातों पे ये बात लागू होती है। जब कपट का पता चलता है या वादी या आवेदक कपट का सम्यक तत्परता से पता चला लेता है। दूसरा है छिपाई गई दस्तावेज के संबंध में। तो छिपाई गई दस्तावेज के संबंध में जब वादी के पास ऐसे साधन है कि वो उस छिपाई गई दस्तावेज को प्राप्त कर सके या फिर उसे अपने ज्ञान में ला सके, तो जब ऐसी छिपाई गई दस्तावेज के बारे में उसे ज्ञान हो जाता है और उसे पता चल जाता है, उसके पास साधन हो जाते हैं कि हाँ, ऐसी दस्तावेज मेरे पास थी और उसको छिपा दी गई है, तब उसका समय चलना प्रारंभ होगा, उससे पहले नहीं। जब उसे पता ही नहीं है कि उसकी कोई दस्तावेज छिपाई गई है, तो कोई वाद हेतु की उत्पन्न नहीं होता है। जब उसे पता चल जाता है कि उसकी दस्तावेज छिपाई गई है, उसके बाद उसके परिसीमा काल की संगणना भी प्रारंभ हो जाती है। एक बार फिर इस क्लॉज को देखते हैं। तो जब वहां पे कपट, भूल और छिपाई गई दस्तावेज के संबंध में परिसीमा काल का चलना तब तक के बिना आरंभ नहीं होगा जब तक वादी या आवेदक को उस कपट या भूल का पता न चल जाए या सम्यक तत्परता से पता चल सकता था, अथवा
छिपाई गई दस्तावेज की दशा में तब तक के बिना आरंभ नहीं होगा जबकि छिपाई गई दस्तावेज के पेश करने या उसका पेश किया जाना विवश करने के साधन वादी या आवेदक को सर्वप्रथम प्राप्त न हुए हो। धारा 17 बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस पर प्री परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों में प्रश्न पूछे जाते हैं। कपट या भूल के संबंध में, तो इसमें हमने जो क्लॉज 1 है इसमें देखा कि कपट, भूल और छुपाई गई दस्तावेज के संबंध में किन परिस्थितियों में समय का चलना प्रारंभ होता है। तो हमने देखा कि जब वो व्यक्ति कपट या भूल का पता लगा लेता है या सम्यक तत्परता से वो पता चला सकता था, तो तब उसके समय का चलना प्रारंभ होगा, उससे पहले उसका समय प्रारंभ नहीं होगा, परिसीमा की गणना नहीं की जाएगी। और छिपाई गई दस्तावेज के संबंध में जब उसके पास उसे पेश कराने के लिए या फिर प्रतिवादी को विवश कराने के लिए कि उसे पेश किया जाए, पर्याप्त साधन सर्वप्रथम उसे प्राप्त नहीं हुए हो, तब उसे समय का चलना प्रारंभ हो जाएगा, तब ऐसी गणना प्रारंभ होगी, उससे पहले नहीं होगी। तो यहाँ पर अब आएगा इसका परंतु। परंतु में पहले आप ये जान लीजिए कि सामान्य तौर पर परंतु में क्या कहा गया है कि पहले हमने कहा कि ये इस तरह का मैटर है, जो कपट का, भूल का और छिपाई गई दस्तावेज के संबंध में कोई मैटर आता है तो उसके लिए ये धारा लागू होती है। लेकिन किन-किन मामलों में ये बात लागू नहीं होती है, इसके लिए ये परंतु दिया गया है। परंतु इस धारा की कोई भी बात किसी ऐसे संपत्ति के प्रत्युत्तरण के या उसके विरुद्ध कोई भार प्रवर्तित कराने के या तत्संबंधी किसी संव्यवहार को अपस्त कराने के वाद पर का संस्थित किया जाना या आवेदन किया जाना शक्य नहीं बनाएगी। जो तो इस पैराग्राफ को समझिए आप, अगर इस धारा की कोई भी बात किस पे लागू नहीं होती है, किसी संपत्ति के प्रत्युत्तरण, किसी संपत्ति को वापस हासिल करना है तो उसके संबंध में या उसके विरुद्ध कोई भार प्रवर्तित कराना है, कोई भार उत्पन्न कराना है या इस संपत्ति से किसी व्यक्ति का भरण-पोषण करना है, इस संपत्ति को किसी में बँटवारा करना है, तो इस तरह का कोई भी भार उत्पन्न कराना है या किसी संव्यवहार को अपस्त कराने के लिए कोई वाद संस्थित किया जाता है। 3 कंडीशन है, पहला है संपत्ति का प्रत्युत्तरण कराना हो, दूसरा कोई भार उत्पन्न कराना हो, तीसरा है कोई संव्यवहार अपस्त कराना हो। तो इनके संबंध में अगर कोई वाद आता है या आवेदन आता है तो वो शक्य नहीं होगा, वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। जब अब इसके आगे बात बताई गई है कि कब नहीं किया जाएगा। 3 पॉइंट इसमें दिए गए हैं। पहला पॉइंट कहता है कपट के मामले में, जब ऐसा कपट किया गया है उस मामले में कब ऐसा मामला नहीं अपनाया जाएगा, जब किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा मूल्यवान प्रतिफलेन क्रय की गई हो जिसका न तो कपट में कोई हाथ था और न जो क्रय करते समय जानता था या विश्वास करने का कारण रखता था कि कोई कपट किया गया है। तो जब कोई कपट होता है और कोई व्यक्ति किसी संपत्ति को पैसे देकर खरीदता है, उसको कपट के बारे में कोई पता नहीं होता है, ना वो जानता है, ना वो विश्वास कर सकता है कि उसके साथ कोई कपट किया गया है, तो वो एक सप्रतिफल अंतरीति माना जाता है। तो उसे इस मामले मतलब इस व्यवहार को अपस्त करने के लिए ऐसा मामला उसके विरुद्ध नहीं लाया जा सकता है। तो वापस जानिए इसे, अगर कोई संपत्ति का प्रत्युत्तरण कराना है, अब संपत्ति उस व्यक्ति ने मूल्य देकर प्रतिफल के रूप में उसे मूल्य दिया और क्रय की, उसे कपट में कोई हाथ नहीं था, वो जानता ही नहीं था, तो ऐसी बात पर धारा 17 लागू नहीं होती है। दूसरा पॉइंट है भूल के मामले में। भूल के मामले में उस संव्यवहार के पश्चात जिसमें भूल की गई, ऐसे व्यक्ति द्वारा मूल्यवान प्रतिफलेन क्रय की गई है जो न यह जानता है न विश्वास करने का कारण रखता है कि भूल की गई है। कोई व्यक्ति अगर भूल के कोई मैटर आता है और वो भूल के मामले में भी ऐसा कोई कार्य करता है जो पैसे देकर उसने कोई कार्य किया है या कोई संपत्ति को क्रय किया है और बाद में उसका भूल के बारे में वो कुछ भी नहीं जानता था, उसका ना कोई विश्वास रखता था कि उसके साथ कोई भूल की गई है, तो इस संबंध में भी धारा 17 लागू नहीं होती है। तो कपट के मामले में भी जब कोई मूल्यवान प्रतिफलेन क्रय की गई संपत्ति होती है और उसको कपट के बारे में नहीं जानते हैं, नहीं विश्वास करते हैं, तो उन पर ये बात लागू नहीं होती है और वैसे ही वैसे भूल के मामले में भी ये बात लागू होती है।
तीसरा पॉइंट है छिपाई गई दस्तावेज के मामले में ऐसे व्यक्ति द्वारा मूल्यवान प्रतिफलन क्रय की गई है जिसका न तो छिपाने में कोई हाथ था और न जो क्रय करने के समय यह जानता था या विश्वास करने का कारण रखता था कि वह छिपाई गई है। जिस प्रकार हमने कपट और भूल को पढ़ा उसी प्रकार छिपाई गई दस्तावेज के संबंध में है। अगर कोई व्यक्ति है किसी दस्तावेज के ऊपर उसने किसी संपत्ति का मूल्य चुकाकर किसी संपत्ति को क्रय किया है और उसमें उस छिपाने में डॉक्यूमेंट को छिपाने में उस व्यक्ति का कोई भी हाथ नहीं था और कोई ना तो वो उस बारे में जानता था विश्वास करने का कारण था रखता था, तो उस संबंध में भी ये धारा लागू नहीं होती है। तो हमने इसके पहले पॉइंट में चार जो पहली उपधारा है उसमें 4 बातें देखी, कपट के आधार पर 2 बातें देखी कि प्रतिवादी या प्रत्यर्थी या उसके अभिकर्ता द्वारा कपट करके कोई बात को छुपाया गया है। दूसरा है किसी अधिकार या हक का ज्ञान कपट द्वारा छुपाया गया है, या तीसरा कोई भूल से छुपाया गया है, या चौथा कोई दस्तावेज को छुपाया गया। तो इस प्रकार 4 पॉइंट हमने उसमें देखे और देखा कि परिसीमा काल कब प्रारंभ होगा। उसके बाद में परंतु देखा कि किन मामलों में लागू नहीं होता है। जिन व्यक्तियों ने मूल्यवान प्रतिफल से क्रय किया है, मूल्य देकर किसी संपत्ति को क्रय किया है और उनको ना तो ज्ञान था, ना कपट के बारे में, ना भूल के बारे में, ना छिपाई गई दस्तावेज के बारे में, उन पर ये बात लागू नहीं होती है। उपधारा 2 कहती है कि जहां की किसी निर्णित ऋणी ने किसी डिक्री या आदेश या परिसीमा काल के भीतर निष्पादन कपट या बल प्रयोग द्वारा निवारित कर दिया हो, वहां न्यायालय उक्त परिसीमा काल के अवसान के पश्चात निर्णित लेनदार द्वारा किए गए आवेदन पर डिक्री या आदेश के निष्पादन के लिए परिसीमा काल को बढ़ा सकेगा, परंतु यह तब जबकि ऐसा आवेदन यथास्थिति कपट का पता लगाने की या बल प्रयोग के बंद होने की तारीख से 1 वर्ष के भीतर किया गया हो। अगर कोई निष्पादन की कार्रवाई की जा रही है और उसके संबंध में आवेदन किया गया और निर्णित ऋणी ने उस कपट या बल प्रयोग करके उसे उस संपत्ति से निवारित कर दिया या उसका निष्पादन नहीं होने दिया है और लेनदार द्वारा जब कोर्ट में ऐसा आवेदन किया जाता है निष्पादन के लिए और कोर्ट को यह समाधान हो जाता है कि निर्णित ऋणी द्वारा ऐसा कपट किया गया या बल प्रयोग किया गया, तब न्यायालय द्वारा ऐसे परिसीमा काल को बढ़ा सकेगा जिस दौरान में कपट किया गया, परंतु यह तब जबकि आवेदन यथास्थिति कपट का पता लगाने की या बल प्रयोग के बंद होने की तारीख से 1 वर्ष के भीतर किया गया हो। तो ऐसा आवेदन जो लेनदार द्वारा किया जाएगा कब? 1 साल के भीतर किया जाएगा। 1 साल कहाँ की तारीख से? कपट का पता लग गया उसे उसके 1 साल की तारीख 1 साल के भीतर, या फिर जो बल प्रयोग वो कर रहा था अब उसने बल प्रयोग करना बंद कर दिया है, उससे 1 साल के भीतर कोर्ट में उसे आवेदन करना होगा, तब ऐसे परिसीमा काल की जो अवधि है वो बढ़ाई जा सकती है और उसके बाद भी उसका निष्पादन किया जा सकता है। इस प्रकार हमने धारा 16 और धारा 17 पढ़ी, लेकिन हमने जो पहले अभी तक में पढ़ते हैं उनको हम संक्षिप्त तौर पर देखेंगे। भाग 1 में हमने 2 धाराएं पढ़ी थी। पहला संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ, दूसरी परिभाषा। भाग 2 वादों, अपीलों और आवेदनों की परिसीमा, जिसमें धारा 3 से लेकर 11 तक है। धारा 3 में परिसीमा द्वारा वर्जन। धारा 4 विहित काल का अवसान जब न्यायालय बंद हो। धारा 5 विहित काल का कतिपय दशाओं में विस्तारण। धारा 6 विधिक निर्योग्यता। धारा 7 कई व्यक्तियों में से एक की निर्योग्यता। धारा 8 विशेष अपवाद। धारा 9 समय का निरंतर चलते रहना। धारा 10 न्यासियों तथा उनके प्रतिनिधियों के विरुद्ध वाद। धारा 11 जिन राज्य क्षेत्रों पर इस अधिनियम का विस्तार है उनके बाहर की गई संविधाओं के आधार पर वाद। और भाग 3 में 12 से लेकर 24 तक है, जिसमें हमने 17 तक की धाराओं को पढ़ लिया है। इसकी धाराओं को एक बार हम देखेंगे, चाहे वो आगे की धाराएं हैं। धारा 12 में विधिक कार्यवाहियों में समय का अपवर्जन, यहाँ पर अपवर्जन हम 15 तक पढ़ेंगे। धारा 13 में उन दशाओं में समय का अपवर्जन जहां की अकिंचन के रूप में वाद लाने या अपील करने की इजाजत के लिए आवेदन किया गया हो।
धारा 14 बिना अधिकारिता वाले न्यायालय में सद्भाव पूर्वक की गई कार्यवाही में लगे समय का अपवर्जन। धारा 15 कुछ अन्य मामलों में समय का अपवर्जन। धारा 16 वाद लाने का अधिकार प्रोद्भूत होने पर या होने के पूर्व मृत्यु हो जाने का प्रभाव। धारा 17 कपट या भूल का प्रभाव। धारा 18 लिखित अभिस्वीकृति का प्रभाव। धारा 19 ऋण लेखे या वसीयत संपदा का ब्याज लेखे संदाय का प्रभाव। तो 17 तक हमने कपट में पढ़ा, 18 में लिखित अभिस्वीकृति का प्रभाव और 19 में ऋण लेखे या वसीयती संपदा का ब्याज लेखे संदाय का क्या प्रभाव होगा वो पढ़ेंगे। धारा 20 किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अभिस्वीकृति या संदाय का प्रभाव। धारा 21 नया वादी या प्रतिवादी प्रतिस्थापित करने या जोड़ने का प्रभाव। धारा 22 चालू रहने वाले भंग और अपकृत्य। धारा 23 उन कार्यों के लिए प्रतिकर का वाद जो विशेष नुकसान के बिना अनुयोज्य न हो। धारा 24 लिखतों में वर्णित समय की संगणना। ये मैंने आपको दोबारा इसलिए बताया है क्योंकि डायरेक्ट अगर टाइटल वाइज अगर सेक्शन पूछा जाता है किस सेक्शन में क्या है तो आपको सारे सेक्शंस याद होने चाहिए। धन्यवाद।